डीडी किसान, बदलते भारत की शान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने। फसल बीमा योजना बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन कार्यक्रम है जहां हम सीधे आप किसानों से जुड़ते हैं। खेती किसानी से जुड़े हुए तमाम विषय हम इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आते हैं ताकि उनसे जुड़े हुए सवाल हम तक आप पहुंचा सके और उन पर विस्तार से चर्चा हो सके और आपको हम जागरूक कर सके। तो आज के दो विषय कौन से हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और जिनसे जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे अगले पूरे 1 घंटे तक। आइए नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा विषय है मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण और साथ ही हम बात करेंगे बासमती चावल के निर्यात पर। आपके जो भी सवाल है, कोई आशंका है, कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। 2 टोल फ्री नंबर अगले 1 घंटे तक आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। 1800-113060, दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, फोन उठाएं और हमें कॉल करें, हमारे एक्सपर्ट से बात करें। तो 2 एक्सपर्ट जो हमारे साथ आज जुड़े रहेंगे कार्यक्रम में, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर VK दुबे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप सलाहकार हैं भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली में। और डॉक्टर रितेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर शर्मा आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ से। धन्यवाद। तो आज के दोनों ही विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञ से आप मुलाकात कर चुके हैं और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आज हम मोटे अनाज जिन्हें मिलेट के रूप में जानते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि अगला वर्ष भी विश्व मोटे अनाज के तौर पर हम मना रहे हैं, यानी मिलेट ईयर के तौर पर मना रहे हैं। और कोशिश यही है कि हमारी थाली से जो कहीं ना कहीं मोटा अनाज गायब हो गया था वो फिर से लौटे, और ये संभव हो पाएगा जब उसका सही तरीके से प्रसंस्करण हो पाएगा। इसलिए सरकार भी इसको काफी प्रोत्साहित कर रही है कि मोटे अनाज के उत्पादन से हमारे किसान भी जुड़े और इसका प्रसंस्करण भी हो सके ताकि उन्हें अच्छे भाव भी मिल सके और कंज्यूमर के लिए भी ये आसान हो सके, सुलभ हो सके। तो इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही जैसे कि हम बासमती चावल की बात करें तो आप जानते हैं कि विश्व स्तर पर बासमती चावल कितना लोकप्रिय है हमारे देश का, और इसको लेकर के लगातार आपको बता दें कि हमारे जो किसान हैं वो भी ऐसे गुणवत्ता युक्त चावल विदेशों तक पहुंचा रहे हैं ताकि भारत का नाम जो इस क्षेत्र में बना हुआ है वो ऐसे ही स्थापित रहे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोटे अनाज के प्रसंस्करण पर। से डॉक्टर दुबे समझना चाहेंगे, जैसे मोटे अनाज की हमने बात की और अभी हाल में सरकार की तरफ से भी इसको प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए गए हैं। प्रसंस्करण का महत्व क्यों बहुत ज्यादा है मोटे अनाज में? किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के विषय के बारे में चर्चा के लिए। देखो, जैसा आप जानते हैं कि हमारे विश्व में हम मोटे अनाज के सबसे बड़े उत्पादक हैं,
लेकिन ये हमारे किसानों के खेतों से गायब हो गया और हमारे भोजन में भी गायब हो गया और हम केवल गेहूं और चावल पर डिपेंड हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मोटे अनाज हैं उनकी अगर हम वैल्यू करें, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनकी पोषक तत्व को वैल्यू अगर हम देखते हैं तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, प्रोटीन्स, बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो डिसीज से भी रोकती हैं, वो उसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। और इसीलिए ये जो 2023 जो है, ये जो मिलेट्स के उसको इंटरनेशनल ईयर हमने घोषित किया है और भारत ने 1918 में ही इसको इंटरनेशनल वो नेशनल ईयर घोषित कर दिया था। वो समझ गए थे कि इसमें किसान करना है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री और सरकार समझ लीजिए उसकी अपेक्षा है कि किस तरीके से किसानों की आय को बढ़ाया जाए, किसान के कृषि उत्पादन से किस तरीके से अच्छे पैसे कमा सकें जिससे ये लाभकारी उद्योग बन सके और लगभग दूनी इनकम हो। अब हमारा मार्केट का और उत्पादन की एक सीमा है कि एक खेत में कितना उत्पादन हो सकता है एक इकाई में और मार्केट में कितने पैसे मिल सकते हैं। ये पैसे की मार्केट वैल्यू बढ़ाना, ये सबसे बड़ा आज की जो है जरूरत है। बिल्कुल। तो जैसा कि आप बताइए, मूल्य संवर्धन भी हम इसे कह रहे हैं, प्रसंस्करण के साथ ही मूल्य संवर्धन भी होता है। और देखिए, मोटे अनाज के साथ समस्या ये होती है कि बहुत लंबे समय तक इसे आप इसके आटे को स्टोर नहीं कर पाते। ऐसे में प्रसंस्करण से आप इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ा सकते हैं और मूल्य संवर्धन भी इसका होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मोटे अनाज पर आधारित हमारी रिपोर्ट। हमारे यहाँ मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इनके अलावा उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी मोटे अनाज उगाए जाते हैं। मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सांवा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फोनियो मिलेट आते हैं। लोगों के खान पान की आदतों में आए बदलाव और स्वास्थ्य कारणों से मोटे अनाजों से बनाए जा रहे खाद्य उत्पादों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में मोटे अनाजों का कई तरह के उत्पाद बनाकर लाभ कमाया जा सकता है। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर मोटे अनाज से कई तरह के उत्पाद बना सकती हैं। जौ, बाजरा और रागी से बिस्किट, चिप्स और नमकीन आदि बना सकते हैं। मोटे अनाज से छोटे बच्चों के लिए भी भोजन बनाया जा सकता है। मोटे अनाज में मूल्य संवर्धन करके इनसे रोटियां भी बनाई जा सकती हैं और इन रोटियों को करीब 6 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्वार से चॉकलेट, मफिन्स, पानी पूरी, बर्फी और समोसा बना सकते हैं तो बाजरे से मुठिया, लड्डू और रागी से बालूशाही बनाई जा सकती है। मोटे अनाज से अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए आप नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में व्यवसाय की शुरुआत छोटे स्तर पर करके बाद में बाजार मांग के अनुसार व्यवसाय का विस्तार किया जा सकता है। पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज न सिर्फ आपकी सेहत को दुरुस्त करते हैं बल्कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी मददगार साबित होते हैं। तो मोटे अनाज पर अभी आपने रिपोर्ट देखी, आपको बताया कि किस किस तरह की चीज़ें इससे बन सकती हैं। कुकीज़, मफिन्स, डोसा, तमाम चीज़ें जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और साथ ही आपको बता दें कि ये पोषण से भरपूर है, तो पोषण सुरक्षा भी इसे सुनिश्चित होती है। आज का जो हमारा दूसरा विषय उस पर बात कर लेते हैं, यानी बासमती चावल की निर्यात की बात करें तो डॉक्टर शर्मा, अब आपसे मैं समझना चाहूँगी, जब हम बात करते हैं बासमती चावल की निर्यात की तो विश्व स्तर पर भारत की इसको लेकर अलग ही पहचान है, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है अभी? देखिए, सभी लोग जानते हैं कि बासमती चावल खाना है तो बासमती से बढ़िया कोई चावल नहीं। जी बिल्कुल। तो भारतीय बासमती, क्योंकि बासमती ईश्वर का एक ऐसा अनमोल तोहफा हमको मिला हुआ है जो किसी और के पास और नहीं। हमारे यहाँ ही होता है जी, और दुनिया का 70% बाजार भारतीय के द्वारा है। बाकी थोड़ा सा शेयर जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है उसके क्षेत्र से आते हैं। केवल 14 जिलों में वहाँ होती है, बाकी हमारे लगभग 7 राज्यों में होती है। बासमती की मांग लगातार,
हम यदि इसके ग्राफ को देखें तो लगातार ऊपर चला जा रहा है। क्वांटिटी हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में कुछ दिक्कतें भी आई हैं। क्वांटिटी तो ज़्यादा कर रहे हैं, बट ऐसा भी हुआ है कि हमें मूल्य कम मिला है। उसका कारण थोड़ा सा जागरूक ना होने की वजह से कई बार गलती से किसान भाई जब पेस्टिसाइड्स ज़्यादा डाल देते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिक्कत आती है। लेकिन अभी भी स्थिति ये है कि 200 से ज़्यादा हम टोटल एक्सपोर्ट करते हैं और 155 से ज़्यादा देशों में हमारा बासमती बहुत ज़्यादा मांग उसकी रहती है। बासमती की क्वालिटी सभी जानते हैं। जैसे और जी, जो एग्री प्रोड्यूस है जितने, उसमें सबसे ज़्यादा हमें जो हम कहें कि विदेशी मुद्रा मिलती है वो बासमती से ही मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। आप देखें हमारा जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है वो 50 बिलियन US$ से भी ज़्यादा का है। उसमें बासमती का शेयर बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा कृषि के क्षेत्र में यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा हमारे पास बासमती चावल से आती है। यानी कि हिंदुस्तान के बासमती की महक दुनिया के कोने कोने में बिखरी हुई है। और हमारे किसान भाई छोटी छोटी कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम अपने मुंह मांगे रेट पर इसको पूरी दुनिया में दे सकते हैं। कौन सी है कहने के लिए छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि जैसा कि हमें रितेश बता रहे हैं कि इन्हीं गलतियों की वजह से कई बार हमें अच्छे भाव नहीं मिलते, हमारा माल रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसा ना हो, जो हमारी गुणवत्ता के लिए पहचान बनी हुई है वो बनी रहे, स्थापित रहे। इसीलिए आज का कार्यक्रम आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़े उससे पहले नजर इस रिपोर्ट पर। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धान उत्पादक देश है। ऐसे में हमारे देश से चावल का अच्छा खासा निर्यात भी किया जाता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक है। वैश्विक बाजार में भारतीय चावल का दबदबा भी है। भारत वैश्विक बाजार में दूसरे देशों के मुकाबले अच्छी गुणवत्ता वाला और सस्ता चावल उपलब्ध कराता है। यही वजह है कि दुनिया भर में चावल की मांग लगातार बढ़ रही है। बता दें कि देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम और हरियाणा शामिल हैं। इतना ही नहीं, भारत के बासमती चावल की सुगंध भी विदेशों में फैल रही है। बासमती चावल का निर्यात 120 से ज्यादा देशों में किया जाता है। इसी को देखते हुए बासमती चावल की खेती में किसानों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। बता दें कि वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 3 महीनों में बासमती चावल के निर्यात में 25.54% की बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि इसका निर्यात 922 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 1157 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। जबकि गैर वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बासमती चावल में 5% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्तमान वित्त वर्ष के पहले 3 महीनों में गैर बासमती चावल का निर्यात बढ़कर 1566 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष के इसी महीने में 1491 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो बिल्कुल अभी आपने बासमती पर ये हमारी रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से भारत के बासमती चावल की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और मांग और आपूर्ति में भी अभी काफी अंतर है, जिसका लाभ हम ले सकते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। 2 टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, वहां से आप नोट करें। और आज के जो हमारे दोनों विषय से जुड़े कोई भी अगर आपके सवाल है, कोई आशंका है, कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल करें और सीधे हमारे एक्सपर्ट से बात करें। और आज के हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी। स्वागत है। हेलो किसान में बताइए क्या सवाल। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ बासमती चावल निर्यात करने के लिए हम किस प्रकार से किसानों का संगठन बनाएं जिससे उसके माध्यम से निर्यात कर सकें, क्योंकि अकेले एक व्यक्ति जो है कुछ नहीं कर सकता, सामूहिक में सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। और दूसरी चीज, हमें इसमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, किस ग्रेड का चावल हमें निर्यात करना जिससे अनफिट न हो, हमारा फिट हो। जी बिल्कुल, बहुत जागरूक किसान है नंद स्वरूप मिश्रा जी और बहुत अच्छे सवाल भी उन्होंने कहे यहाँ पर, और ये बाराबंकी से हैं। जी मिश्रा जी, मैं बताना चाहूँगा, बल्कि हमारे सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, बासमती एक
प्रोटेक्ट है, ये संरक्षित है और पूरी दुनिया में इसके लिए चिन्हित एरिया है, जिसमें हमारे देश के 7 राज्य आते हैं। उसमें उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के केवल 30 जिले आते हैं। बाकी पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू के 3 जिले और दिल्ली राज्य हैं। तो यदि आप चावल का निर्यात करना चाहते हैं तो उसमें आपको ये देखना है कि आपने जो बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि कैसे हम संगठित हों। संगठित होने के लिए आवश्यक है आप एफपीओ बनाएं, आप अपनी सोसाइटी बना सकते हैं, आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं और निर्यात करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं करना होता। लेकिन बाराबंकी क्योंकि बासमती के क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए आप सामान्य चावल का निर्यात कर सकते हैं या जो जिले बासमती पैदा करते हैं वहां से बासमती लेके आप निर्यातक भी बन सकते हैं। निर्यातक बनना बहुत आसान है। उसके लिए आप हमारे एपीडा या बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन से संपर्क कर सकते हैं। उसमें आपको केवल डीजीएफटी की साइट से एक आईईसी लेना होता है, कोड मिल जाता है पैन कार्ड की तरह, और उसके बाद एपीडा में रजिस्ट्रेशन कराना है। सावधानी की बात जो आपने कही वो ये है कि हम जिस देश में भी भेज रहे हैं वहाँ के नियमों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। खास तौर से किसान के लेवल पर यदि हम बात करें तो हमें कौन से पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं करना है। पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करना है तो अपनी मर्जी या दुकानदार की मर्जी से नहीं करना है, वैज्ञानिक की सलाह से करना है, सही मात्रा में करना है, सही समय पर करना है। और सबसे बड़ी जो कमी हम करते हैं, कम पानी स्प्रे करते हैं। हमें 1 एकड़ में 200 लीटर पानी करना है और हम कोशिश करते हैं 120 लीटर में ही छिड़काव हो जाए। ऐसा ना करें, कंसंट्रेशन गलत होगी तो उसके अंदर पेस्टिसाइड्स के अंश रह जाएंगे और फिर वो आपके निर्यात में समस्या उत्पन्न करेंगे। और यहाँ पर ये भी बता दें सर, क्योंकि कई बार हमारे किसान ऐसे भी हैं जो कि बासमती, उनका क्षेत्र भले जीआई में नहीं आता है लेकिन फिर भी वो बासमती की पैदावार कर लेते हैं और बाद में निराशा होती है कि आप भले बासमती पैदा करें अपने क्षेत्र में लेकिन वो बासमती की तरह बिकेगा नहीं। यस, यदि जीआई एरिया के बाहर कोई भी बासमती की किस्म आप उगाएंगे, खाने के लिए उगा सकते हैं लेकिन आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते। के यहाँ कई सारी सुगंधित प्रजातियां, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग बासमती में और सुगंधित में। बासमती का मतलब सभी सुगंधित तो होंगी लेकिन सभी सुगंधित वैरायटीज बासमती नहीं होंगी। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। आपके यहाँ बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज हैं, आप उनको ग्रो कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ईशू है एक दर्शक हमारे साथ जिन्होंने दिलशाद गार्डन से कॉल किया है दिल्ली से। ईशू जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। इस समय चावल हम निर्यात करते हैं तो उसमें ग्राहक कैसे ढूंढे हम, हमें ग्राहक नहीं मिल पाते जी। ये अक्सर एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या कई बार हमारे छोटे किसानों के सामने आती है कि अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कहाँ करें। क्या कोई ऐसी एजेंसी है जिसके माध्यम से वो जा सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, ग्राहक किस तरीके से ढूंढें? देखिए, जब आप निर्यात करना चाहते हैं तो आप निर्यातक बनते हैं। इसके लिए जैसे अभी बताया, आप एपीडा में रजिस्ट्रेशन किया होगा। इसके बाद एपीडा की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो एक फार्मर कनेक्ट पोर्टल है, उस पर आप एफपीओ हैं या आप इंडिविजुअल हैं, आप सोसाइटी हैं, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कराइए। उसमें क्या होता है, जो भी दुनिया के खरीदार हैं जिनको चाहिए वो भी अपनी डिमांड डालते हैं और जो माल आपके पास है आप भी उसमें लिख के डालते हो तो आप दोनों का आपस में संपर्क हो जाता है। इस तरह सकते थोड़ी मुश्किलें आती हैं, हर काम में आती हैं। एक बार आप शुरू कीजिए, आप एपीडा आइए, आपको बीईडीएफ आइए, कोई भी समस्या है जहां तक भी संभव होगा आपकी मदद जरूर की जाएगी। लेकिन आप इन कामों को करके आगे अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो आज हम बात कर रहे हैं बासमती चावल के निर्यात की और साथ ही कैसे मोटे अनाज का प्रसंस्करण कर मूल्य संवर्धन आप कर सकते हैं, अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। इन दोनों विषय पर चर्चा लगातार जारी रहेगी, आपकी कॉल्स भी हम लेते रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अरे भाई, सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है।
समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात करें मोटे अनाज के प्रसंस्करण की और साथ ही बासमती चावल के निर्यात की। अगर दोनों ही विषय से जुड़े हुए कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान अगले 1 घंटे तक यहाँ पर रहेंगे। टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। तो सर, मैं बारी बारी से जानना चाहूँगी आपसे कि कौन कौन से मुख्य मोटे अनाज हैं जिनका मार्केट भी हमारे किसान एक्सप्लोर कर सकते हैं और जिनमें प्रसंस्करण भी किया जा सकता है। देखिए, मुख्य रूप से बाजरा है, जौ है, मक्का है, ये बहुत प्रचलित अनाज हैं। उसके बाद रागी है, कोदो है, काकुन है और मिलेट्स साथ वो हैं। और सबसे पहले जैसे रागी तो एक मेडिसिनल वैल्यूज है, बाकी के सभी हैं, लेकिन ये मेडिसिनल वैल्यू बच्चों के लिए और ओल्ड एज महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। 45 साल से जो ज़्यादा की महिलाएं, कि उनको रागी का कुछ ना कुछ पोर्शन अपने भोजन में सम्मिलित करना ही है। ऐसे ही बाजरा भी बहुत सारे फोलिक एसिड होता है जिसमें जो है जोड़ों में दर्द होता है, उसके बहुत सारे ये मेडिसिनल वैल्यू है। अभी अब प्रश्न ये आता है कि आखिर में कुछ जैसे रागी वगैरह है, इनके क्षेत्र साउथ वगैरह में है और कुछ उत्तराखंड में जो हिल एरियाज हैं। बीच में ये पहले होते थे, अभी बंद हो गए, लेकिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। इनके जो प्रोसेसिंग है, अब प्रश्न आता है कि प्रोसेसिंग हो कैसे। एक तो सिंपल जो है पैकिंग और ग्रेडिंग और क्लीनिंग कर लें, ये तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रोसेसिंग के लिए किसानों को थोड़ा सा ज़्यादा पैसा चाहिए और प्रोडक्शन के लिए मशीनें चाहिए। अब प्रश्न आता है कि एक किसान यदि लगाए या सब ग्रुप में लगाए, तो एक किसान के पास ये तो इतना प्रोडक्शन नहीं होगा, या होगा तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, इतना पैसा नहीं होगा। दूसरा साधन है कि हम ग्रुप एक्टिविटीज करें, यानी सारे किसान मिल करके। तो देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने बड़ी सोच समझ करके ये कहा कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन FPO ये शुरुआत करें, और ये मुख्य रूप से एग्रीकल्चर के मार्केटिंग और प्रोसेसिंग के लिए ही किसानों को एक बहुत बड़ा ये दिया है। और ये FPO और कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले से भी थी, लेकिन अभी नए तरीके से भी रजिस्टर्ड हो सकती हैं। FPO 2 एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं। हमारे किसान भाई ध्यान से सुन लें, अगर कहीं इनको जरूरत पड़े तो हमारा ये NCI का वो है, आप फोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और ट्रेनिंग के लिए भी आ सकते हैं। तो हमारा जब हम FPO रजिस्टर्ड करवाएंगे तो एक तो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होता है जो 1956 का एक्ट है, और अब वो 2013 में कुछ अमेंडमेंट हुआ है, तो उसमें भी ये कंपनी एक्ट में FPO फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हो सकती है। और इसको जो फंड्स की सपोर्ट होगा, जो उनको मतलब पैसे की सहायता की बात होगी, वो SFAC जो NCI के कैंपस में ही है, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट कंजोर्टियम, उससे होगा। अगर वो कोऑपरेटिव में FPO रजिस्टर्ड करवाते हैं, दोनों ही FPO है, तो NCDC नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन जो NCI के बगल में, वहां से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, यानी जो धन की सहायता मिलेगी एकदम। एक कॉल आ रहा है सर, कॉल ले लें क्या? हाँ। अश्विनी शर्मा है एक हमारे साथ, जम्मू कश्मीर से दर्शक हैं। पहले उनका हम कॉल ले लेते हैं, आपकी बात को हम फिर आगे पूरा करेंगे। हेलो जी, अश्विनी जी स्वागत है हेलो किसान में। सवाल बताइए जी। पहले टेलीविजन को आप म्यूट कर दें अश्विनी जी, आपकी आवाज सुनने में असुविधा होती है जी। धन्यवाद, सवाल करें। हेलो जी, सवाल बताएं।
मैम मेरा सवाल डॉक्टर शर्मा से है कि जैसे 1692 जो बासमती की वैरायटी हुई थी पूसा से, तो उसी में एक पूसा 12 बड़ी पुरानी वैरायटी थी, और वो दोनों में उनमें कोई डिफरेंस मतलब उसमें वो थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। 1692 और दूसरी कौन सी वैरायटी बताई आपने? 1612। जी जी। और डॉक्टर साहब मेरी बात आवाज अगर सुन रहे हैं तो मैं पर्सनली भी आपकी काफी मीटिंग अटेंड कर चुका हूँ वैसे जम्मू में, तो अच्छा लग रहा है आपसे। थैंक यू। देखिए 1692 एक बहुत अच्छी प्रजाति है, कम दिन की है। ये जो है बोने से लेके काटने तक केवल 120 दिन का समय लेती है, तो आपने 1692 को लगा सकते हैं। इसका चावल लंबा है, 1121 की तरह है, और इसकी उपज ज्यादा है। जो आप पूसा बासमती 1509 लगाते थे, आप समझिए उसमें सुधार करके 1692 बनी है, तो कम दिन में होती है, उपज ज्यादा है, ग्रेन की क्वालिटी बेटर है, और इसमें चौकी कम होती है, मतलब ब्रोकन कम निकलती है, तो चावल अच्छी गुणवत्ता का बनता है। दूसरा जो बात आपने 1612 की कही है, 1612 जो है वो बासमती की श्रेणी में नहीं आती है, वो सुगंधा है। जैसे पूसा बासमती 5 थी, उस तरह की वो वैरायटी है, इसलिए वो बासमती में नहीं आती, जबकि 1692 बासमती की श्रेणी में है। ये दोनों में अंतर है। मतलब यदि आप बासमती नहीं है, खुशबूदार है ये, हाँ, बासमती नहीं है। और 1692 आपने बताया, जी, तो जी, ये जानना क्या चाह रहे थे कि बासमती दोनों में से हाँ, नहीं क्या अंतर है उन दोनों में, और क्या है। उसका नाम पूसा 1612 है, इसका नाम पूसा बासमती 1692 है। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, इसी में इम्प्रूवमेंट करके एक और वैरायटी आई है जिसका नाम है पूसा बासमती 1847, जो कि BLB और ब्लास्ट इन दोनों बीमारियों के लिए प्रतिरोधी है। यानी कि आपको इसमें दवाइयों की स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये भी 120 दिन के लगभग 115 से 120 दिन लेती है, और बहुत अच्छी वैरायटी है, उपज भी ज्यादा है, चावल भी अच्छा है। मतलब 1612 जो बता रहे थे और 1692 में फर्क जानना चाहे थे, तो फर्क यही है कि एक बासमती है और एक बासमती नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। और एक अच्छी वैरायटी के बारे में भी बता दिया हमें सर ने, 1847 आपने बताई है, जो इम्प्रूव्ड है। ठीक है। और दर्शकों से कहेंगे अगर और भी कोई सवाल है आपके तो जरूर हमें कॉल करें, फोन लाइन्स हमारी अभी भी आपके लिए चालू है। आइए बात कर रहे थे डॉक्टर दुबे से। सर कुछ आप जानकारी दे रहे थे। हाँ, हम FPO के बारे में जानकारी दे रहे थे। तो FPO ये कोऑपरेटिव एक्ट में भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं और कंपनी एक्ट में। और जो नाबार्ड है वो दोनों को, चाहे कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो या वो कोऑपरेटिव एक्ट में FPO रजिस्टर्ड हो, दोनों को फाइनेंशियल यानी धन का सहयोग करेंगे। अब किसानों को बनाना कैसे है, ये जो किसान हैं वो सब इकट्ठे हों और एक क्लस्टर बनता है किसी एक विशेष चीज उत्पादन का। ऐसा नहीं है कि हर चीज सब लोग अलग अलग उत्पादन करेंगे तो फिर उसका उत्पादन कम होगा, मशीनें चल नहीं पाएंगी, आपकी फैक्ट्री जो भी छोटी सी इकाई लगाएंगे वो चल नहीं पाएगी। और दूसरी बात, जो मशीनें लगाएंगे वो अच्छे गुणवत्ता की और अच्छे साइंटिफिक उसकी आपको खरीदना है, और उससे जो भी काम करना, बहुत सारे सैकड़ों प्रोडक्ट उत्पादन है। ये तो आपका जैसे केवल बिस्कुट और नूडल्स और ये चीज़ें बताई, लेकिन इसके सैकड़ों प्रोडक्ट अगर कुछ नहीं करेंगे तो यदि आटा बना के ही पैकिंग करने लगेंगे या मिक्स्ड ग्रेन पैकिंग करने लगेंगे तो बहुत सारा। लेकिन अब इसको आपको मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, ये चीजें जो सेकेंडरी होती हैं, इस पर भी ध्यान देना है किसान भाइयों को। केवल उत्पादन बहुत सरल होता है और फिर मार्केटिंग की जब बात आती है तो उसमें अटक जाता है। बिल्कुल। और देखिए यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती आती है किसान के सामने। देखिए उत्पादन तो वो कर रहा है, तभी हम देख रहे हैं कि खाद्य के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं और हम अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसान पैदावार तो कर रहा है, पैदा तो कर रहा है, लेकिन बाजार का जो भी गणित है कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा पीछे छूट जाता है। तो यही हमारी कोशिश है कि इसे भी हम आपको समझा सकें। एक कॉलर है, विनोद कुमार है, जिन्होंने हमें सहारनपुर से कॉल किया है। आइए बात करते हैं विनोद। हेलो जी बताइए। हेलो जी विनोद जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल बताएं। हाँ डॉक्टर साहब नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्कार। हाँ सर, मैं विनोद बोल रहा हूँ, नंदी फिरोजपुर सहारनपुर से। जी बोलें। हाँ सर, मैंने जो इस बारी 2 वैरायटी रिलीज हुई ना 85, 86 जी, हाँ तो वो लगाई थी सर। कहीं कहीं पे किसी स्पॉट नजर आ रहे हैं सर पत्ती पे।
वो कैसे, नाव जैसे हैं क्या? हाँ नहीं सर, गोल वाले हैं, नाव जैसे नहीं है, गोल वाले हैं सर। कोई बात नहीं। आपने जो 2 प्रजाति की बात कही, पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आपने नई प्रजातियां हैं और अच्छे से लगाई होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। आपके सहयोग से ही उपलब्ध हुई थी ये। अच्छा जी। पूसा बासमती 1885, पूसा बासमती 1121 का सुधरा हुआ रूप है। ये प्रजाति बहुत अच्छी है। इसमें आपको कोई स्प्रे, BLB और ब्लास्ट, ये जो 2 प्रमुख बीमारी हैं उनके लिए करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रतिरोधी हैं। और 1886 भी इसी तरह से है, जो पूसा बासमती 1401 का है। जो आप बता रहे हैं छोटे छोटे बिंदी सी, आपने जो ब्राउन स्पॉट की बात कर रहे हैं, वो आ जाते हैं क्योंकि आपका एरिया थोड़ा सा ज़्यादा नमी वाला है। तो यदि वो बढ़ते नजर आए तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करें, अदरवाइज अभी आपको किसी स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो धब्बों से नुकसान तो नहीं होगा जैसे बता रहे हैं? नहीं, वो अभी नहीं होगा। जैसे यदि नाव जैसे धब्बे होते तो वो ब्लास्ट के होते हैं, वो इन दोनों प्रजातियों में नहीं आएंगे। प्रतिरोधक है ये। जी, इन दोनों में नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि साथ में दूसरी भी प्रजाति वहाँ लगी होंगी, तो वो किसान भाई इस बात को समझ सकते हैं कि ध्यान रखें। ऐसे ही छोटे छोटे से धब्बे हैं तो कोई बात नहीं है, और यदि वो नाव जैसे हैं तो आपको थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा। जी जी जी। चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। बासमती से जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल है या फिर मोटे अनाज से जुड़ी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो जरूर हमें कॉल करें। छोटा सा ब्रेक। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम। काशू बेटा, पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। आज हम बात करें मोटे अनाज के प्रसंस्करण की और साथ ही जानकारी दे रहे हैं चावल के निर्यात की, यानी बासमती चावल के निर्यात को लेकर कौन कौन से प्रमुख बातें हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे किसानों को अच्छा लाभ हो सके। इस पर भी हम चर्चा करें और आपके कॉल्स का इंतजार है। टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, वहाँ से आप नंबर नोट करें और हमें ज़रूर कॉल करें क्योंकि इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दुबे, अब मैं समझना चाहूंगी, जब मोटे अनाज की बात करते हैं और मिलेट की बात करते हैं तो इसे हम लगभग एक ही समझते हैं, लेकिन इसमें भी फर्क है, थोड़ा इसको समझाएं। हाँ, किसान भाई थोड़ा सा जब हम मोटे अनाज की बात करते हैं तो सोचते हैं कि ये जो है सब एक ही है, लेकिन मिलेट्स की जब बात करते हैं तो मिलेट्स में जो आपका रागी है, कोदो है, सावा है, काकुन है, बाजरा है, ये आपके मिलेट्स में आते हैं। और जब हम मोटे अनाज की बात करते हैं तो ये भी आते हैं, और उसके बाद जौ है, मक्का है, जई है,
ये आते हैं, लेकिन उसमें जो है कभी कभी गेहूं को भी करते हैं, लेकिन गेहूं का बहुत पहले से उपयोग करते हैं। इसमें जो ग्लूटेन होता है वो बहुत हानिकारक करता है, और जो मोटे अनाज में वो नहीं होता है। इसलिए मोटे अनाज का जो फायदा है वो उठाने के लिए ये अभी जो हमारा एक्सपोर्ट में भी है, एक्सपोर्ट करने के भी इसमें बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है इसको एक्सपोर्ट करने के लिए। और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ने अभी जो हमारे माननीय अमित शाह सहकारिता मंत्री बने, नया मंत्रालय बना है, उन्होंने एक एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव बहुत जल्दी स्थापित कर रहे हैं, जो कोऑपरेटिव में इस तरीके के प्रोडक्शन होंगे अनाज बेस्ड, और उनको किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाए जिससे किसानों को उनका सही मूल्य मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनको पैसा मिल सके। अभी ये तकनीकी विषय है, देखिए प्रोसेसिंग साधारण विषय नहीं है, और इसमें जो है ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो हम जो भी किसान भाई हैं, हमारा उनसे निवेदन है कि जब भी जो भी प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहें, चाहे वो बिस्कुट बनाए, नूडल्स बनाए, वूडल्स बनाए, या जो है दूसरे रोटियां बनाए, या प्रोसेसिंग के जैसे उनको आटा बना के करना है, तो बहुत जल्दी इसमें कुछ आटा जल्दी खराब हो जाएंगे, कुछ उनके कितने दिन तक उनको रखना है, कितने दिन तक करना, पैकिंग कैसे करना है, तो इसकी ट्रेनिंग जरूर बोलें। बिल्कुल ट्रेनिंग जरूर लें। सर मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, देखिए कॉलर इंतजार कर रहे हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं फिर आगे बात को बढ़ाते हैं। रतन सिंह जी है जिन्होंने राजस्थान से हमें कॉल किया है। रतन सिंह जी अजमेर से हैं, आप बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मेरा ये दवे साहब से है जी, डॉक्टर दवे साहब से हैं जी जी बताइए। ये अपना जो रागी होती है, ये रागी हमारे यहाँ खेतों में जैसे सवा मतलब बहुत होता है, ये चीज है या अलग कोई चीज है? ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, है ना। आपके यहाँ जो है रागी अलग है जिसको हम लेडी फिंगर मिलेट्स कहते हैं, तो और ये जो आपका सामा है ये अलग, ये छह चीजें हैं, लगभग एक से छोटे छोटे दानों की हैं, लेकिन वो भी तो मिलेट में आता है। हाँ, लेकिन ये मिलेट्स है। और इनका आपने देखा फास्ट में भी बहुत उपयोग है, जैसे लड्डू बनाना है या दूसरे प्रोडक्ट हैं जो फास्ट में उसका बहुत लाइट भी होते हैं, बल्कि जल्दी डाइजेस्टिव होते हैं। और रागी में तो कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा, मतलब ऐसा कोई अनाज नहीं है 2-3 चीजों को वेजिटेबल को छोड़कर जो कैल्शियम उसमें सब कैल्शियम हो, तो कैल्शियम बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। तो आप जो है सामा होता है, रागी कम होती होगी आपके राजस्थान में, वो आप देखिए वो सामा होगा, ठीक है ना। तो रागी का हल्का हल्का लाल सा आटा होता है, लाल रंग में, आप देखिए उसको, है ना। और अगर आपको उसकी प्रोसेसिंग करनी है या मशीन लगानी है तो 2-3 नाले, अगर बहुत छोटा। तो रागी के बिस्किट्स काफी पसंद किए जाते हैं, वो इसलिए न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है। बिस्कुट बहुत आता है, बाजरे के भी आ रहे हैं और मिक्स ग्रेन के भी आ रहे हैं, बिस्किट्स आ रहे हैं, नाश्ते में भी बहुत सारा इनका आ रहा है। आपके जो ये मिक्स अनाज का है, जैसे मक्का है और बाजरा है, इनका मिक्स का भी नाश्ते के लिए दलिया आ रहा है। तो प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन आप इसकी ब्रांडिंग करने के लिए आपको कोई नाम देना होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी या आपका एफपीओ होगा, कुछ नहीं अगर कर सकते तो 10-11 लोग मिलकर के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके कम से कम एक ब्रांडिंग और एक ग्रुप एक्टिविटीज करें। जी बिल्कुल। और सर जैसा कि आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, देखिए मुझे लगता है कि जैसे हमारे दर्शक थे जिनका सवाल था, ये यहीं पर इनको जानकारी नहीं थी कि इनके यहाँ जो पैदा हो रहा है वो है क्या। तो खास तौर पर क्या मोटे अनाज या फिर हम कह लेते हैं मिलेट्स की जो हम बात कर रहे हैं, उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी, और किस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं? देखिए इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आप देखेंगे तो जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं आईसीएआर के कुछ वो हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज के हैं, कुछ स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी है। हमारे यहाँ भी इसकी ट्रेनिंग होती है, एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर स्पेशल तौर से इसी से भारत सरकार के सहयोग से बनाया जा रहा है। तो आप किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र, करीब 700 कृषि विज्ञान केंद्र हैं हमारे पूरे देश में जो आईसीएआर के हैं। आईसीएआर के कुछ वैसे रिसर्च स्टेशन भी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपका होम साइंस डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, एग्री प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट हैं,
उनमें आपको ट्रेनिंग मिल सकती है। आप अपने नज़दीक के जो भी बीकानेर वगैरह में आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ से संपर्क करें और आप जो चीज़ बनाना चाहते हैं उसको आप ट्रेनिंग के लिए आप वहाँ देखें, और नहीं तो वो आपको जानकारी दे देंगे कि आप ये वाली सामान बनाना चाहते हैं इसकी किस यूनिवर्सिटी में या किस रिसर्च स्टेशन पे। और अगर आपको कहीं ना मिले तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ में आप मेल करके आप पोर्टल खोलिए, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, वहां पे आप अपना मेल भेज दीजिए, लेटर भेज दीजिए, हम आपको उसकी सारी जानकारी, हम ट्रेनिंग भी करवाते हैं और आपको नजदीक का स्टेशन भी बता देंगे कि वहाँ आप ट्रेनिंग करें। एक कॉलर हैं राम शंकर हैं जिन्होंने हरदा से हमें कॉल किया है, आइए बात कर लेते हैं राम शंकर जी से। हेलो जी, नमस्कार राम शंकर जी, बताइए सवाल क्या, हरदा मध्य प्रदेश से आपने कॉल किया। सवाल ये है कि हमारे यहाँ बासमती चावल की खेती हो सकती है नहीं? ठीक है, हरदा से। नमस्कार। बंगाल। हाँ, हरदा बंगाल नहीं जी, हाँ मध्य प्रदेश। देखिए जैसे कि अभी बताया था, बासमती एक जीआई प्रोडक्ट है, तो उसके लिए जो चिन्हित एरिया मैं दोबारा बताता हूँ, उसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के 3 जिले जम्मू, कठुआ, सांबा, और उत्तर प्रदेश के 30 जिले जो कि लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग है, इसमें जो पैदा किया जाएगा उसको बासमती कहा जाएगा। जहाँ तक बात है खेती होने की सकती है, लेकिन गुणवत्ता उस क्वालिटी की नहीं बनती है। आप बासमती भी नहीं माना जाएगा। जी, और ट्रेड जब करते हैं तो उसमें आपको दिक्कत भी आती है। आप अपने खाने के लिए कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन बासमती टर्म यूज करने में आपको जीआई एरिया से ही होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बासमती जहाँ पर मतलब एक तरीके से जहाँ की पहचान है बासमती, और जो चिन्हित किए गए हैं कि इन्हीं जिलों में बासमती चावल का उत्पादन होगा, यहीं पर ही यहाँ की फसल को बासमती माना जाएगा। उससे बाहर अगर आप किसी और जगह पर अगर बासमती को पैदा भी करते हैं तब भी आपको उसको उस हिसाब से आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, उसे बेच नहीं पाएंगे और दाम भी नहीं मिलेंगे आपको। चलिए अब बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दुबे, मैं आपसे और समझना चाहूँगी खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। जैसे कि आपने रागी के बारे में बताया काफ़ी लाभ है, लेकिन कई बार हमारे किसानों को ये भी सवाल होते हैं कि मान लीजिए हमने मोटे अनाज पैदा तो कर लिए, प्रसंस्करण करने के लिए यूनिट भी अगर हम लगाना चाहते हैं तो क्या सरकार की तरफ से उन यूनिट्स को लेकर किसी तरह का अनुदान है, क्या कोई इसके लेकर योजना है? हाँ, मैंने पहले भी अभी बताया था, आप शायद हम जल्दी उसमें बता गए हैं कि देखिए कि अगर आप एक संस्थागत इंस्टीट्यूशन शुरू करेंगे, यानी कोई उत्पादन इकाई शुरू करेंगे, छोटी फैक्ट्री समझ लीजिए उसको, छोटी फैक्ट्री शुरू करेंगे, तो एक सरकार ने कुछ जिलों के क्लस्टर बनाए कि वहाँ पर किस चीज़ की जो है एफपीओ बनेगा, किस काम के लिए, उस मिट्टी वहाँ की, वहाँ का जलवायु और वहाँ के पानी रिसोर्सेज किस चीज के लिए अच्छे हैं, तो वो एक क्लस्टर टाइप बनाए हुए हैं, वहाँ उस चीज का एफपीओ बनेगा और यह कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी। और वो उसको मैंने फिर से बताए दे रहे हैं, अगर आपकी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होगी तो इक्वल इक्विटी, मतलब जितना आप किसान लोग इकट्ठा पैसा कर लेंगे जिसको हम शेयर कहते हैं, और लगभग इक्वल जो है एसएफएसी जो है देगी, जो यहीं पर श्री फोर्ट ऑडिटोरियम के बिल्कुल सामने है एसएफएसी। अगर आपकी कोऑपरेटिव में वो रजिस्टर्ड होगी, कोऑपरेटिव एक्ट में 2 एक्ट अलग अलग हैं, कंपनी एक्ट और कोऑपरेटिव एक्ट, तो एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन वो भी बिल्कुल सामने है, जिसके बारे में आपने अभी हमें पहले भी बताया था। कॉलर है कुलदीप प्रकाश जिन्होंने कैथल हरियाणा से हमें कॉल किया है, पेन का सवाल लेते हैं। जी कुलदीप जी, बताइए सवाल क्या है? हेलो। हाँ जी बताएं कुलदीप जी, सवाल क्या है आपका? हाँ जी, मेरा सवाल है जी कि मतलब बनास्पति जीरी 30 नंबर बहुत लंबी बढ़ती है जी हमारे एरिया के अंदर जी। हाँ जी, तो इसको कटाई ऊपर से करने का फायदा है नहीं है? जैसे ऊपर से काटती हैं जी, नुकसान है या फायदा है इसका? जैसे ज्यादा बढ़ती है, कोई इसकी दवा या कुछ भी हो डॉक्टर साहब से? हाँ जी देखिए कुलदीप जी, ऐसा है 30 नंबर जो वैरायटी है जिसे हम CSR 30 कहते हैं, ये ज़्यादा अवधि की फसल है
लंबी बढ़ती है। मैं आपको बताऊं, जो बासमती की वैरायटी होती हैं वो कुछ वैरायटीज फोटो सेंसिटिव होती हैं। यदि आपने उसे अप्रैल में भी लगा दिया तो भी कटाई आपकी उसकी वही अक्टूबर के आखिर और नवंबर में होनी है। तो पहले तो आपने इस तरह की प्रजातियों को सही समय पे लगाना है, और सही समय इसकी लगाने का है 15 जुलाई के आसपास रोपाई होनी चाहिए, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा ना बढ़े। दूसरी बात, जो आपने कटाई की बात कही, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसको करना चाहिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा बढ़ जाएगी तो बाद में वो ढह जाएगी और फिर आपका उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। तो लगाने के कोई 30, 35, 40 दिन पे जो एक प्रक्रिया आपके आसपास के सभी जिलों में ये की जाती है, आप ऊपर से उसे काट सकते हैं, लेकिन एक काम उसमें किया कीजिए। कई बार हमने देखा किसान भाई काट के पत्तियों को खेत में ही पड़ा रहने देते हैं, ऐसा ना करें। आप झोली संग में बांधो, काटो और उन पत्तियों को हटा दो। तो उससे क्या होगा कि पत्तियों के ऊपर जितने कीड़ों ने अंडे दिए होंगे वो भी आपके बाहर हो जाएंगे और आपके खेत में कीड़ों का प्रकोप भी कम हो जाएगा। इसलिए इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, और ये बहुत अच्छी प्रजाति है। आप इसे लगा रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी उपज लीजिए। लेकिन बासमती की खेती कर रहे हैं तो दो चीजों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको समस्याएं नहीं आएंगी। पहला तो है, आपने फालतू यूरिया नहीं डालनी है। फालतू यूरिया, क्योंकि इसकी खुराक बहुत कम है, बहुत कम है, तो आप फालतू यूरिया न डालें। दूसरा, लगातार पानी भर के डालना चाहिए फालतू। देखिए, यूरिया या जो पोषक तत्वों की बात होती है वो आपकी मृदा की जांच के ऊपर होती है। जो आपके जिले की मैं बात करूं कैथल की, तो यहाँ पर फास्फोरस जमीनों में ठीक ठाक है, पोटास का प्रयोग कम होता है। नाइट्रोजन तो आपने इसमें यदि हरी खाद ली है तो एक दाना भी यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं। अच्छा। तो हरी खाद लीजिए, चाहे वो आप मूंग के रूप में लें, चाहे वो आप ढेंचा के रूप में लें, लेकिन पोटास जरूर डालें, क्योंकि पोटास से ही दाना भरता है, पोटास से ही दाने में चमक आएगी, जिससे आपको भाव भी अच्छा मिलेगा, चावल भी बढ़िया बनेगा। और दूसरा, पानी लगातार भर के न रखें। अधिकतर कई बार किसान भाई अज्ञानता के कारण लगातार पानी भरते हैं, जिससे बीमारी कीड़ों का प्रकोप भी ज्यादा होता है। जब बाली बाहर निकलेगी उस समय पानी रखना आप, और जब दूध पड़ रहा होगा उस समय बाकी जमीन को गीला रखना है, दरार न पड़ने पाए। पानी तली तक लग गया, सूखा थोड़ा, फिर लगा दो, लेकिन लगातार पानी में पानी भर के न रखो। तो आप कोई भी बासमती की प्रजाति, चाहे वो 30 नंबर हो, चाहे वो 11-21 हो, किसी को भी बहुत अच्छी तरीके से उगा सकते हैं। जी जी जी। चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहे आप हेलो किसान के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आज के विषय आपके लिए दोहरा देते हैं। आज हम बात करें मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण की और साथ ही बासमती चावल के निर्यात पर हम चर्चा कर रहे हैं। इन दोनों विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। दोनों नंबर हम लगातार स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश करते रहेंगे। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, अब हम चावल के निर्यात की बात कर लेते हैं, बासमती के। उससे पहले कॉलर है राम सिंह है, जिन्होंने अलवर राजस्थान से कॉल किया है। राम सिंह जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, मेरा ये था कि बाजरे में गुलाबी कट्टा कीट लग रहा है। सर समझ पाया? एक बार फिर से सवाल बताइए राम सिंह जी। बाजरे का जो मेरा खेत है, बाजरे का खेत, मैंने कट्टा कीट लग रहा है। पत्ते पे कीट लग रहे हैं? हाँ, कीट है, वो फुदकने वाले लग रहे हैं जो सारी पत्तियों को खा जाते हैं और उनको खा जाते हैं जी। हाँ, बालियों को भी खाते हैं जो बाजरा निकल रहा है उसको। अच्छा, तो आप जो कीटनाशक दवाई आपको बाजार में आपको मिलेंगी, इसमें अगर छोटे छोटे कीट हैं तो आप कोई भी न्यूवान है या मेटास्टॉक है या आपकी डस्ट है, ये आपका मेलाथियान है, इस डस्ट को आप उस पर छिड़क सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि यूरिया का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, उससे भी कीड़े आते हैं। एक्सिस, उससे क्या होता है कि आपके बाजरा की फसल ग्रीन होकर के, हरी होकर के बहुत एकदम बढ़ती है तो सॉफ्ट हो जाती है। तो सॉफ्ट चीज जो है सबको पसंद होती है, कीटों को भी पसंद होती है। तो इसमें के बाद फिर आपको पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डालना पड़ता है। तो हमारे किसान भाइयों से ये निवेदन है कि अपनी भूमि का सभी का टेस्ट कराएं कि कितना नाइट्रोजन की जरूरत है, कितना फास्फोरस जरूरत है, कितना पोटाश जरूरत है, और उसके बाद सीड का जब सीड बोएं तो भी सीड ट्रीटमेंट करें। बावस्टीन है, उससे ट्रीटमेंट करें आपका 2 ग्राम पर केजी, उससे जिससे आपकी बहुत सारी बीमारियां नहीं लगेंगी, पेस्टिसाइड नहीं छिड़कना पड़े। क्योंकि अभी जो हमारा उत्पादन का जोर है वो बिना खाद, पानी और पेस्टिसाइड के ऊपर है। वो उत्पादन हमें करना है, तभी हमारा एक्सपोर्ट होगा। तभी यहाँ पर एक लाइसेंस भी होने लगा कि अगर आपने कोई खाद और पेस्टिसाइड नहीं डाला है, केमिकल नहीं डाला, तो उसका अलग से आपको मूल्य मिलेगा। भारत सरकार अलग से उसकी व्यवस्था कर रही, सर्टिफिकेशन भी हो रहा है, उसका अच्छा मूल्य आपको मिलेगा। यानी ऑर्गेनिक, जिसे हम कहते हैं, ऑर्गेनिक आपका उत्पादन होना चाहिए। और बहुत सारे जो कीट हैं उसका कारण यही होता है कि हम अपने जो बैलेंस फर्टिलाइजर है, आपने पहले हम लोग कंपोस्ट खाद और गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद जिसको कहते हैं, या ग्रीन मैन्योर के लिए आधी मात्रा, जितना भी आपको कोई भी चाहे यूनिवर्सिटी में या वैज्ञानिक बताए नाइट्रोजन का हो, उससे आधी मात्रा आपको इन जो है कंपोस्ट खाद से और ग्रीन मैन्योर से देना है। और अभी हम यूरिया को सिंपल देखते हैं कि जल्दी कर देते तो ज्यादा छिड़कते हैं, तो यूरिया का कम प्रयोग करें, और ज्यादा अगर करने भी हो तो कई बार में करें, एक साथ ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि अभी हमें डॉक्टर रितेश भी बता रहे थे कि कई बार हम यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, खेत एकदम हरा भरा हो जाता है तो हमें लगता है फसल बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन दरअसल ज़्यादा तो किसी चीज़ में भी हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करें वो सही नहीं होता है। और ऐसे यूरिया के साथ भी है, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इससे पौधे नरम हो जाते हैं, कीट और बीमारी लगने की आशंका ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल ये गलती ना करें। और सर, अंत में अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, बासमती चावल की निर्यात से जुड़ी जो मोटी बातें हैं जो हमारे दर्शकों को जाननी ज़रूरी है, वो क्या है कि कार्यक्रम को समाप्त करने का भी समय हो गया। जी देखिए, आपकी फसल इस समय खेतों में है, तो इस समय मैं जो इस बार बारिश का ट्रेंड देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने अभी कुछ दिन पहले यानी कि अगस्त के पहले पखवाड़े में भी रोपाई की है, या जुलाई के अंतिम जो है सप्ताह में भी रोपाई की है। ऐसे किसान भाई ज़्यादा टिलरिंग करने के लिए कई बार दवाइयों का प्रयोग बहुत करते हैं और नाइट्रोजन भी बहुत डालते हैं। ऐसा ना करें। आप सिंपल एक मैं तरीका बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, एक पाटा ले लें या कोई कड़ी ले लें या 8-10 बांस बांध लें जिनका वजन कोई 15 किलो के लगभग होगा, और रस्सी बांध
खोदकर खेत में पानी भरकर उसको पूरे को पाटा चला दें। ऐसा करने से आपके खेत में कल्ले भी ज्यादा निकलेंगे और प्रारंभिक अवस्था में जो कीट लगते हैं उनका प्रकोप भी कम होगा। बिल्कुल, और ये तो आमतौर पर पहले हमारे किसान किया भी करते थे, पहले करते भी थे। जी जी बिल्कुल। और दूसरा जो सबसे प्रमुख इस समय ध्यान रखना है, क्योंकि बासमती हमारे लिए सिर्फ एक फसल नहीं है, ये हमारे देश की शान भी है, पहचान भी है। जी पहचान भी है। तो इसके ऊपर कोई भी उंगली ना उठा सके, उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि फालतू पेस्टिसाइड्स नहीं डालने हैं। खास तौर से जिन पेस्टिसाइड्स की वजह से प्रॉब्लम है, जैसे कार्बेंडाजिम, हेक्साकोनाजोल, पिप्रोफेजिन, थायोमेथोक्साम, थायोफेनेट मिथाइल, इस तरह के पेस्टिसाइड्स को न डालें। आप कोई भी पेस्टिसाइड यदि आपको प्रयोग करने की आवश्यकता भी पड़ती है तो आप वैज्ञानिकों की सलाह से उसको करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए और सर आपने खाद्य प्रसंस्करण के बारे में बताया, मोटे अनाज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दुबे। भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और डॉक्टर रितेश हमारे साथ थे लगातार, जिन्होंने हमें बासमती चावल से जुड़ी हुई न सिर्फ तमाम बातें बताई बल्कि हमारे जो किसानों की समस्याएं थी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी, उनका भी समाधान बताया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। और अब आपको बताते हैं कि कल के हमारे हेलो किसान का विषय क्या होगा। कल हमारा विषय होगा गुलाब एवं गेंदा की खेती, साथ ही बात करेंगे पॉली हाउस में सब्जियों की खेती पर भी। दोनों विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल है या फिर कोई सुझाव है, किसी विषय को आप चाहते हैं हम कार्यक्रम में शामिल करें, तो इस ईमेल आईडी पर हमें आप ईमेल करें hellokisan2015@gmail.com। आप चाहे तो फेसबुक से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाए, सर्च में हेलो किसान टाइप करें, हमारा आईडी खुल जाएगा जिसे आप फॉलो कर सकते हैं मैसेंजर के माध्यम से, या फिर वॉल पर भी आप सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और इससे भी आसान तरीका है डीडी किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान आप कॉल करें और इस नंबर पर आप अपना सवाल रिकॉर्ड करवाएं। और आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हेलो किसान कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, @DD किसान चैनल, ये हमारा यूट्यूब आईडी है, जिससे आप इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे, जहां पर हेलो किसान के आज के एपिसोड को अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं, पुराने एपिसोड देखना चाहते हैं तो ये भी सुविधा है। इसके अलावा DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आए उन्हें लाइक करें और कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।